हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सुनकार प्रजापति। आप लोगों का आदर्श क्लास में स्वागत है। तो इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट्स द फिजिक्स ऑफ क्लास 10 SSC बोर्ड्स। तो एज आई रिटेन ऑन द बोर्ड, टोटल फिजिक्स सेलिना 2021 आपको मिलने वाला है क्लास 10। यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे भी यूनिट 1। यूनिट 1 में आपको क्या क्या पढ़ना है? फोर्स पढ़ना है, वर्क पढ़ना है, पावर पढ़ना है, एनर्जी पढ़ना है एंड मशीन। इतने पार्ट्स जो हैं आपको यूनिट 1 में पढ़ने हैं गाइस, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला पार्ट जो है हमारा फोर्स हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो बिफोर स्टार्ट द चैप्टर्स ऑफ फोर्स, क्लास 9 में आपने जो फोर्स के बारे में पढ़ा, थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। क्लास 9 में आपने फोर्स के बारे में क्या पढ़ा कि फोर्स एक ऐसा फिजिकल काउज है जिसके कारण बॉडी की पोजीशन में चेंजेज आते हैं। चेंजेस आने का मतलब क्या हुआ, किस प्रकार के चेंजेज आते हैं? अगर बॉडी रिजिड है, बॉडी दो प्रकार की, रिजिड और नॉन रिजिड। अगर बॉडी रिजिड है उस पर आपने फोर्स लगाया, अगर वो रेस्ट में है तो मोशन में आ जाएगी। अगर वो मोशन में है, उसके मोशन के डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया तो बॉडी का मोशन और बढ़ जाएगा। अगर आपने मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो बॉडी का मोशन डिक्रीज कर जाएगा, यानी कि कुछ समय के बाद रुक जाएगी। अगर ऑब्जेक्ट जा रहा है इस डायरेक्शन में, हमने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, तो ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा और चेंज होने की कोशिश की जाती है अप्लाइंग द फोर्स। ये सब चीज़ें आपने पढ़ी। आपने एक बात ये भी सीखी है कि जब फोर्स को हम रिजिड ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट का शेप साइज चेंज नहीं होता, वो अपनी पोजीशन को चेंज करती है। यानी कि जब किसी रिजिड ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है। जैसे कोई एक टेबल ले लीजिए जो सॉलिड हो, ठीक है, आप उसको ठेलें तो ठेलेंगे तो ना कंप्रेस नहीं होता, यानी कि वो एक पोजीशन से दूसरी जगह पे चला जाता है, ठीक है। सेम उसी प्रकार से अगर आप नॉन रिजिड ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं, नॉन रिजिड कहने का मतलब जैसे बैलून का आपने पकड़ा ऐसे करके, तो उसका शेप और साइज में क्या होता है, चेंजेज होते हैं, ठीक है। तो फोर्स दो प्रकार से ऑब्जेक्ट्स में लगता है। अगर रिजिड में लगाओगे तो पोजीशन चेंज करेंगी, नॉन रिजिड ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाओगे तो हो सकता है उसका शेप और साइज में चेंजेज आए व्हेन अप्लाइंग द फोर्स, ठीक है। आपने क्वांटिटेटिव डिफिनेशन पढ़ा है फोर्स का क्लास 9 में। वो क्या था? न्यूटन का सेकेंड लॉ। क्या सेकेंड लॉ था कि फोर्स इज डिफाइंड एज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ये आपने पढ़ा था। तो वहाँ पर उसका मतलब क्या था? वहाँ पर उसका मतलब था फोर्स इज इक्वल टू, ठीक है, dP डिवाइडेड बाई dt, यानी कि डेल P डिवाइडेड बाई डेल T। डेल P का मतलब हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम। और इसको हमने क्या लिखा था? और इसको हमने लिखा था d। मोमेंटम का मतलब हो गया मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी, और यहाँ से आ जाता है dt। ये किस में कन्वर्ट हो जाता है गाइस? ये कन्वर्ट हो जाता है m डेल v डिवाइडेड बाई डेल t। ऐसा कब होता है? ऐसा तब जब होता है जब मास क्या हो, कांस्टेंट हो, ठीक है। ऑब्जेक्ट का मास क्या हो, कांस्टेंट। और ऑब्जेक्ट का मास कब कांस्टेंट होता है, कब वेरी करता है, ये क्लास 9 में आपने पढ़ा है, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट की स्पीड जो मूव कर रहा ऑब्जेक्ट, उसकी स्पीड है ना बहुत ज़्यादा कम हो, किससे? स्पीड ऑफ लाइट से। यानी कि सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी स्पीड है ना मच स्मॉलर देन किससे? 10⁻6 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। हमने तो 3 × 10⁸ बोला भी नहीं, 10⁻6 मीटर पर सेकेंड से जब ऑब्जेक्ट की स्पीड बहुत कम हो, तब जाकर के ऑब्जेक्ट का जो मास होता है वो कैसा होता है गाइस? कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो कांस्टेंट होगा तो उस केस में अगर मोमेंटम में चेंजेज आ भी रहा है, क्योंकि मास कांस्टेंट है, अगर मोमेंटम में चेंजेज आ भी रहा है ड्यू टू द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। मोमेंटम में चेंजेज अगर आ रहा है ड्यू टू चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ मोमेंटम, ड्यू टू चेंज इन द वेलोसिटी। तो आप सोचिए गाइस, वेलोसिटी में चेंजेज हुआ तो क्या क्रिएट होता है? व्हेन चेंज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट देन एक्सीलरेशन विल प्रोड्यूस इन द ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी में चेंजेज होता है तो एक्सीलरेशन क्रिएट होता है, क्योंकि एक्सीलरेशन इज डिफाइंड एज द
रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी में चेंजेस हुआ, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ, दैट मीन्स हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं ma, ठीक है। यहाँ से तो यहाँ से हमने एक क्वांटिटिव डिफिनीशन जो था वो पढ़ा था फोर्स का, न्यूटन सेकेंड लॉ, ठीक है गाइस। अब यहाँ से एक बात ये उठ के आती है कि फोर्स का ऐसा यूनिट क्या था। ये जितनी भी चीज़ें बता रहे हैं ये प्रीवियस चीज़ें हैं, क्योंकि उनको लिंक करना अभी की नॉलेज में बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा यूनिट फोर्स का क्या था, फोर्स का ऐसा यूनिट था न्यूटन। ग्रेविटेशनल ऐसा यूनिट क्या था, किलोग्राम फोर्स, है ना। ग्रेविटेशनल ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स था किलोग्राम फोर्स। और आप जानते हैं कि 1 किलोग्राम फोर्स ये किसके बराबर था, ग्राम, यानी कि स्मॉल जी न्यूटन के बराबर था। स्मॉल जी क्या है, स्मॉल जी इज़ द ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ, अर्थ के द्वारा जो ग्रेविटी लगता है वो है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आप याद रखेंगे, या फिर हम लोग इसको डायरेक्ट लिखते हैं, कभी कभी हम लोग इसको लिख देते हैं 1 kgf इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन, हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। 1 kgf इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। बाकी अगर हमको लेना होगा तो क्वेश्चंस में दिया हुआ रहता है कि आप 1 kgf की वैल्यू 9.8 न्यूटन यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ आपका प्रीवियस कंसेप्ट जो आप पढ़ कर के आए हैं क्लास 9 में। क्लास 10 में हम लोग बात करेंगे फोर्स के बारे में। तो यहाँ पर हम फोर्स डिस्कस नहीं करेंगे, फोर्स के एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। व्हाट इज़ द फोर्स, आई एम नॉट डिस्कसिंग हियर, हम सिर्फ यहाँ डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ फोर्स। तो सबसे पहला जो हमारा, ठीक है, इसमें पॉइंट है, इस जो चैप्टर में सबसे पहला जो पॉइंट है उसके बारे में आइए हम लोग बात करते हैं, ठीक है। हाँ, तो फोर्स का जो सबसे पहला टॉपिक है चैप्टर फोर्स में वो है आपका मोमेंट ऑफ फोर्स एंड इक्विलिब्रियम। तो मोमेंट ऑफ फोर्स इक्विलिब्रियम में इसमें 3 पार्ट्स आ गए। तो एक तो है मोमेंट ऑफ फोर्स, फिर आता है इक्विलिब्रियम। तो मोमेंट ऑफ फोर्स को समझने से पहले आपको मोशन के बारे में समझना होगा। कौन सा मोशन समझना होगा, एक तो है ट्रांसलेशनल मोशन, एक है इक्विलिब्रियम मोशन। तो ट्रांसलेशनल मोशन और इक्विलिब्रियम मोशन, यानी कि जो रोटेशनल मोशन है, ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन है, तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि ये ट्रांसलेशनल मोशन रोटेशनल मोशन होता क्या है। उसको भी समझने से पहले आप छोटी सी बात समझिए। जैसे सपोज मान के चलिए आपके पास कोई रिजिड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वी हैव ए रिजिड ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास कोई एक रिजिड ऑब्जेक्ट है गाइस, ठीक है, ये हमारे पास कोई रिजिड ऑब्जेक्ट है। इस रिजिड ऑब्जेक्ट पर जब हम फोर्स लगाएंगे, व्हेन वी अप्लाइंग द फोर्स ऑन द रिजिड ऑब्जेक्ट, है ना, व्हेन वी अप्लाइंग द फोर्स ऑन द रिजिड ऑब्जेक्ट, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ मोशन जनरेट। व्हेन वी अप्लाइंग द फोर्स ऑन द रिजिड ऑब्जेक्ट, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ मोशन जनरेट इन द रिजिड ऑब्जेक्ट। 2 प्रकार के मोशन जनरेट होंगे, एंड दोज मोशंस आर डिपेंड्स ऑन द पोजीशन एंड डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। दोनों की दोनों जो मोशंस डेवलप होंगे बॉडी के अंदर, वो डिपेंड करेंगे उसकी कंडीशंस पर कि कंडीशन कैसी है ऑब्जेक्ट की। तो कौन कौन से 2 मोशंस जनरली गाइस यहाँ पर डेवलप होते हैं, एक तो डेवलप होता है ट्रांसलेशनल मोशन और दूसरा डेवलप होता है रोटेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन कब डेवलप होता है गाइस, ट्रांसलेशनल मोशन तब डेवलप होता है जब ये ऑब्जेक्ट फ्री होता है मूव करने के लिए, ठीक है। व्हेन अ रिजिड ऑब्जेक्ट इज फ्री टू मूव। फ्री टू मूव कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे सपोज यही ऑब्जेक्ट है, अगर आपने इसको फ्लोर पे रखा है, ठीक है, आपने किस पर रखा है, इसको फ्लोर पर, तो जब आप इस पर फोर्स लगाएंगे, क्योंकि ये फ्री है मूव करने के लिए, तो ये जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जो है मूव कर जाएगा। यानी कि इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, व्हेन वी अप्लाइंग द फोर्स ऑन द बॉडी, देन बॉडी मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। ये कब पॉसिबल है, ये तब पॉसिबल है व्हेन ऑब्जेक्ट, है ना, फ्री टू मूव। कोई रिजिड ऑब्जेक्ट जब फ्री टू मूव होगा, यानी कि हमने उस पर किसी प्रकार की पाबंदी नहीं लगा के रखी, हमने उसको बांध के नहीं रखा, हमने उसको लटका के नहीं रखा, किसी भी तरह से वो फ्री है। जैसे फुटबॉल को आपने टेबल पर रखा, आपने ऐसे मारा, कैरम की गोटी को जब आप मारते हो कैरम पर रख करके, तो फ्री होता है, वो किधर से बंधा हुआ नहीं रहता, तो इसको मारेंगे तो पूरे कैरम में घूमता है,
सेम उसी प्रकार से जब कोई ऑब्जेक्ट फ्री होता है, कोई रिजिड ऑब्जेक्ट फ्री होता है मूव करने के लिए, तो उस पर फोर्स लगाएंगे तो उसमें कौन सा मोशन आएगा, ट्रांसलेशन मोशन आएगा। और उसका जो मोशन होता है वो किस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, उस बॉडी का जो मोशन होगा इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो मोशन ऑफ द रिजिड ऑब्जेक्ट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो लिख लीजिए आप, ठीक है, मोशन ऑफ द रिजिड ऑब्जेक्ट is along the डायरेक्शन ऑफ, है ना, अप्लाइड फोर्स। ठीक है, अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन की तरफ। जैसे सपोज फोर्स का डायरेक्शन इधर है तो बॉडी आगे की तरफ मूव करेगा, ठीक है, किधर मूव करेगा, आगे की तरफ। तो इस प्रकार के मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, इस प्रकार के मोशन को बोलते हैं लीनियर मोशन, आप बोल सकते हैं, ठीक है। इसको आप क्या बोल सकते हैं, लीनियर मोशन। और दूसरा नाम क्या दे देंगे आप, ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है। और इसका दूसरा नाम आप दे सकते हैं ठीक है, ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ में आया होगा कि जब किसी रिजिड ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो उसमें दो प्रकार के मोशंस क्रिएट होते हैं। तो फर्स्ट मोशन आपका लीनियर क्रिएट होगा, कब, जब बॉडी फ्री टू मूव होगा, यानी कि मूव करने के लिए फ्री होगा। दूसरा आता है गाइस आपका रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन कब आएगा, ठीक है, रोटेशनल मोशन तब बॉडी में क्रिएट होता है, ठीक है, व्हेन बॉडी इज पोवेटेड, है ना, व्हेन अ बॉडी इज पोवेटेड थ्रू अ पॉइंट। किसी पॉइंट के अबाउट अगर हमने उसको पोवेट कर दिया, ठीक है, पोवेट करने का मतलब क्या हुआ, जैसे सपोज आपके पास कोई व्हील है, गाड़ी का व्हील हो या साइकिल का व्हील हो, आपने उसको लटका के रखा है, आप उस पर फोर्स लगाइए, टेंजेंशियली फोर्स लगाइए। तो जब आप फोर्स लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट घूमेगा, वहीं घूमेगा, कहाँ घूमेगा, जिस पॉइंट के अबाउट आपने उसको पोवेटेड किया है। जैसे सीलिंग फैन हो गया, सीलिंग फैन में क्या होता है, जब हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं तो जिस एक्सिस के अबाउट उसको पोवेट किया जाता है उसी एक्सिस के अबाउट वो रोटेट करना स्टार्ट कर देता है, वो मूव नहीं करता, वो रोटेट करता है अबाउट देयर एक्सिस, ठीक है। तो व्हेन अ रिजिड ऑब्जेक्ट फिक्स्ड अबाउट ए पोवेटेड पॉइंट, है ना, जब हम उसको क्या कर देते हैं, फिक्स्ड कर दें, व्हेन अ रिजिड ऑब्जेक्ट, है ना, व्हेन अ रिजिड ऑब्जेक्ट इज फिक्स्ड अबाउट अ पोवेटेड पॉइंट, है ना, पोवेटेड पॉइंट, ठीक है। पोवेटेड पॉइंट के अबाउट जब हम उसको फिक्स कर देते हैं, अब हम किसी सुटेबल पॉइंट पर क्या लगाते हैं, फोर्स। व्हेन वी आर अप्लाइंग द फोर्स ऑन ए सुटेबल पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट में क्या होता है, टर्निंग इफेक्ट क्रिएट हो जाता है। टर्निंग इफेक्ट कहने का मतलब क्या हुआ कि आपने जब फोर्स लगाया तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, उस पोवेटेड पॉइंट के अबाउट टर्न करना स्टार्ट कर देता है। क्या करना स्टार्ट कर देगा, टर्न। जैसे सपोज आपने मान के चलिए यहाँ पर व्हील बनाया, ये व्हील है, हमने इस पॉइंट के अबाउट इसको क्या किया है गाइस, पोवेटेड किया है, ठीक है। ये पॉइंट पी है, इसके अबाउट हमने इस व्हील को पोवेट किया है। हम क्या कर रहे हैं, हम इस पॉइंट पर एक फोर्स लगाएंगे ऐसे करके ऊपर की तरफ, ठीक है, एक ऊपर की तरफ फोर्स लगाएंगे। ये जो फोर्स है, दिस फोर्स क्रिएट अ टर्निंग इफेक्ट इन द बॉडी, ठीक है। इस फोर्स के कारण बॉडी में एक टर्निंग इफेक्ट क्रिएट होता है, जिसके कारण बॉडी रोटेट करने लगता है। किसके अबाउट रोटेट करेगा, तो इस पोवेटेड पॉइंट के अबाउट। जब वो बॉडी पोवेटेड पॉइंट के अबाउट रोटेट करता है, एंड दैट मोशन इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन, उसी को रोटेशनल मोशन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे उसको, रोटेशनल मोशन। अच्छा, रही बात ये कि ये जो फोर्स होता है, ये जो फोर्स लगता है किसी सुटेबल पॉइंट पर, इस फोर्स को बोलते हैं हम लोग टेंजेंशियली फोर्स। ये टेंजेंशियली क्यों कहलाता है गाइस, क्योंकि ये जो फोर्स है ये इस जो हमारे पास रिजिड ऑब्जेक्ट है इसकी आउटर सरफेस को किसी एक जगह टच करता है, इसलिए यहाँ पर ये टेंजेंशियली फोर्स कहलाता है, ठीक है गाइस। तो ये आपको समझ में आया कि रोटेशनल मोशन कैसे प्रोड्यूस होता है ऑब्जेक्ट में, ठीक है। और
टर्निंग इफेक्ट क्या है? तो टर्निंग इफेक्ट जब हमने फोर्स लगाया तब इसमें एक मोशन क्रिएट हुआ, यानी कि एक रोटेशन मोशन क्रिएट हुआ। किसके कारण? उस फोर्स के कारण, इसीलिए उसको हम लोग टर्निंग इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, और टर्निंग इफेक्ट के कारण जो उसमें मोशन आया, यानी कि जो उसमें रोटेशन मोशन आया, उसको हमने क्या नाम दे दिया? रोटेशन मोशन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा रोटेशन मोशन और क्या चीज़? ट्रांसलेशन मोशन, यानी कि लीनियर मोशन। ठीक है, इसका एक और आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं। एग्जाम्पल क्या समझ सकते हैं? जैसे डोर का एग्जाम्पल लीजिए आप। आपने देखा होगा कि डोर के हैंडल पे हम क्या लगाते हैं? फोर्स लगाते हैं अपने हाथ से। देन डोर रोटेट, है ना, अबाउट देयर हिंग्स, जहाँ से उसको सपोर्ट मिलती है वहाँ से वो क्या करता है? रोटेट करता है। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया? टर्निंग इफेक्ट का एग्जाम्पल हो गया, यानी कि ये भी एक रोटेशनल मोशन का क्या है? एग्जाम्पल है। ठीक है, तो डोर के एग्जाम्पल को हम और ज़्यादा इलिस्ट्रेट करेंगे। ठीक है, व्हेन वी स्टडी द टॉपिक मूवमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, तो ये आपको बहुत क्लियरली समझ में आ गया रोटेशनल मोशन और लीनियर मोशन। ठीक है, कोई डाउट नहीं है इसमें। चलिए ठीक है, आइए आगे के टॉपिक पे बात करते हैं।